Good morning, dear students. Now today we have to start the next lecture of the structure of atom, that is your Heisenberg uncertainty principle. बेटा हम लोगों ने जब ड्रॉबैक देखा था तो ड्रॉबैक में बोर के हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी थी और आपका डी ब्रॉगली का वेवलेंथ भी था। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है और डी ब्रॉगली का वेवलेंथ क्या है। ठीक है ना, डुअल कैरेक्टर। तो आप हम लोग शुरुआत करते हैं किसके बारे में बेटा, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, ये देखो, अगर हम लोग हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बात करें तो हाइजेनबर्ग ने, ठीक है, वर्नर हाइजेनबर्ग थे, वर्नर हाइजेनबर्ग ने कहा इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन एट द सेम टाइम। क्या चीज़ बेटा, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन एट अ पर्टिकुलर टाइम। ठीक है ना, कब? वर्नर हाइजेनबर्ग इन 1927। तो यानी हम लोग लिख लेते हैं वर्नर हाइजेनबर्ग इन 1927। ठीक है ना, स्टेटेड दैट, क्या स्टेट किया, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन, इट इज इम्पॉसिबल to determine simultaneously the exact position and exact momentum of electron at the same time। ठीक है, सेम टाइम पर उसका एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम आपका कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल है। ये कहा था किसने? आपका हाइजेनबर्ग ने। तो इन्होंने एक इक्वेशन दी थी बेटा, वो इक्वेशन थी आपकी डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। ठीक है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। यानी आपका एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम की बात करें तो यहाँ पास डेल्टा एक्स रिप्रेजेंट द चेंज इन पोजीशन, एंड डेल्टा पी इज व्हाट, चेंज इन मोमेंटम, h is what, Planck's constant, और पाई की वैल्यू तुम्हें पता है 3.14 और 22/7। ठीक है, तो यहाँ पास ये अनसर्टेनिटी की बात करता है बेटा। यानी क्वेश्चन अगर तुमसे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी पर पूछेगा तो उसमें ये पूछेगा कि कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन या कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम। तो अगर जब हमारे अनसर्टेनिटी की बात करेगा कोई भी क्वेश्चन तो हम लोग वहाँ पास हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की इक्वेशन हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है बेटा, तो आइए हम लोग देखते हैं। ये देखो, तो क्या था बेटा हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? इट इज स्टेटेड दैट व्हाट, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एट द सेम टाइम। ठीक है, ये देखो, अगर हम लोग बात करें, छोटा सा एग्जांपल तुमको समझा रहा हूँ। लेट अस सपोज अगर ये न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ये न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो अगर मुझे इसकी पोजीशन अगर फाइंड आउट करनी है, यानी डेल्टा एक्स फाइंड आउट करनी है, तो अगर पोजीशन फाइंड आउट करोगे तो इलेक्ट्रॉन को रेस्ट पे लाना पड़ेगा कि इस पोजीशन पर अगर इलेक्ट्रॉन हम लोग रोक दें तो अगर ये रेस्ट पर आ जाएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, और वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो मोमेंटम की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इसी इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम फाइंड आउट करूं तो मोमेंटम फाइंड आउट करूंगा तो मास इनटू वेलोसिटी है ना। तो अगर मैं मोमेंटम फाइंड आउट करूंगा तो इस केस में पोजीशन हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो अगर तुम इसकी पोजीशन फाइंड आउट करोगे तो तुम मोमेंटम नहीं कैलकुलेट कर सकते हो, और अगर तुम इसकी मोमेंटम फाइंड आउट करोगे तो तुम इसकी पोजीशन कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। इसी को किसने कहा था? आपका हाइजेनबर्ग ने अपने अनसर्टेनिटी में कहा था, और उन्होंने एक इक्वेशन दे डाली अनसर्टेनिटी को कैलकुलेट करने के लिए, दैट इज डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। ठीक है ना,
साथ में बेटा अगर बात करें इसकी, तो ये जो हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ये केवल माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट पर काम करती है। किस पर बेटा? माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट पर। तो आओ देख लेते हैं, ठीक है ना, इसके बारे में। तो देखो बेटा, देख लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इट रूल्स आउट एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ एंड ट्रेजेक्टरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अदर सिमिलर प्रॉपर्टीज़। ये किस पर बात करता है? ये बात करता है डेफिनेट पाथ इलेक्ट्रॉन की और उसकी ट्रेजेक्टरीज यानी उसकी मोमेंटम के बारे में, है ना। डेफिनेट पाथ के बारे में बात करता है और क्या डेफिनेट ट्रेजेक्टरीज के बारे में बात करता है इलेक्ट्रॉन की, और इनसे जुड़ी हुई जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है आप मोमेंटम और पोजीशन को फाइंड आउट करके हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। फिर देखो यहाँ पास क्या बोला है, इट देयरफॉर मींस दैट द प्रिसाइज स्टेटमेंट ऑफ द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन हैव टू बी रिप्लेस्ड बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटीज, है ना। मतलब कहने का कि हाइजेनबर्ग ने जो अपनी स्टेटमेंट दी थी उसको बाद में उन्होंने चेंज कर लिया, चेंज करके उन्होंने प्रोबेबिलिटी एक वर्ड जोड़ा इसके साथ कि ये प्रोबेबल है कि पोजीशन और स्टेटमेंट एक साथ, पोजीशन और मोमेंटम एक साथ कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है। और ये बेटा सिग्निफिकेंट होता है किसके लिए? केवल माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए। मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए ये सिग्निफिकेंट नहीं होता है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं इसके कुछ न्यूमेरिकल्स, ठीक है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी से जुड़े हुए हैं। और फिर हम लोग न्यूमेरिकल के बाद हम लोग 12 बिहेवियर पढ़ लेते हैं। फिर इसके बाद आपका इलेक्ट्रॉन के हमें प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमें देखनी होगी। तो चलो आओ बेटा देखते हैं इसके इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी के कि किस तरह से हाइजेनबर्ग के क्वेश्चंस आते हैं। तो बेटा देखो यहाँ पास क्वेश्चन है कि ए माइक्रोस्कोप यूजिंग सुटेबल photons is employed to locate an electron in an atom within a distance of 0.1 angstrom, ठीक है। यानी यहाँ पास पोजीशन डेल्टा एक्स की वैल्यू कितना दिया हुआ? 0.1 एंगस्ट्रॉम। यानी यहाँ पास एंगस्ट्रॉम को अगर हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर ले तो दिस इज 10 की पावर -10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है हमें। फिर उसके बाद बोला है टू लोकेट एन इलेक्ट्रॉन इन एटम विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 एंगस्ट्रॉम, व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व्ड इन द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी। अनसर्टेनिटी किसके लिए पूछा है? वेलोसिटी के लिए, यानी हमें डेल्टा वी की वैल्यू निकालना है। तो अब देखो तुम ध्यान से, हम लोगों ने चूंकि अनसर्टेनिटी की यहाँ पास बात कर दिया, इस वजह से हम लोग यहाँ पास कौन सा इक्वेशन लगाएंगे? हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की इक्वेशन लगाएंगे। और हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी की इक्वेशन आपके सामने ये है कि डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा पी इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई था, तो दिस इज h अपॉन 4 पाई। अब देखो यहाँ पास ये अगर डेल्टा p की बात करोगे तो यहाँ पास ये रहा डेल्टा x, और डेल्टा p की बात करोगे आप, डेल्टा p की बात करोगे तो डेल्टा p मास इनटू वेलोसिटी, तो मास इनटू डेल्टा v लिख सकते हो, सही है ना। मोमेंटम का फार्मूला होता है इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। अब देखो यहाँ से चेंज इन वेलोसिटी निकालना था, तो डेल्टा v इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा x मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? m। दिस इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप वैल्यू रख देते हैं, वैल्यू रखोगे तो तुरंत आंसर निकल आएगा। तो डेल्टा v इक्वल टू h की वैल्यू बेटा कितना? 6.63 into 10 की पावर -34, ठीक है। 4 पाई पाई इज व्हाट? 3.14 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा x की वैल्यू कितना दिया? 0.1 into 10 की पावर -10, ठीक है, सही है ना। तो ये देखो हम लोग क्या कर रहे हैं? वैल्यूज रख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पास ये देखो नेक्स्ट तुम्हारा क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं यहाँ पास, ठीक है। m क्या है यहाँ पास? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज व्हाट? 9.1 into 10 की पावर -31 kg। इसको सॉल्व करोगे डेल्टा v की वैल्यू तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? आंसर मिल जाएगा जो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पास देख रहे हो। इसको सॉल्व कर लो बेटा। सॉल्व करने पर इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका कितना आएगा? 5.79 into 10 की पावर 6, 5.79 into 10 की पावर 6। दिस इज द आंसर, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी कितना आया बेटा? 5.79 into 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो बेटा जब भी अनसर्टेनिटी क्वेश्चन में अगर वर्ड जुड़ा कि अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करो तो इसका मतलब वहाँ पास क्या लगना है? हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, ठीक है, कॉन्सेप्ट लगना है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और है एनसीईआरटी का ही हाइजेनबर्ग से जुड़ा हुआ, और इसको भी देख लेते हैं। और ये न्यूमेरिकल आपके सामने ये रहा। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन बोला है गोल्फ बॉल जानते हो आप क्या होता है? जो मास ऑफ 40 ग्राम, यानी मास कितना दिया हुआ है बॉडी का? 40 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। और 40 ग्राम अगर हम लोग बात करेंगे 40 ग्राम की, तो यहाँ पास मास कितना दिया है? 40 ग्राम। तो 40 ग्राम मतलब ये ऑब्जेक्ट थोड़ा बड़ा है, बॉल है तो बड़ा है, यानी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है, और माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लागू नहीं होती है।
ठीक है ना। तो चूंकि क्वेश्चन दिया है, आप हम लोग इसकी अनसर्टेनिटी चेक कर लेते हैं। तो यानी ये देखो यहाँ पास अगर हम 40 ग्राम को अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे केजी में, तो दिस इज 40 × 10⁻³ kg। अब बोला यहाँ पास क्या चीज है, स्पीड ऑफ 45 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, स्पीड कितना दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है 45 मीटर पर सेकंड। इफ स्पीड कैन बी मेजर्ड विद इन एक्यूरेसी ऑफ 2%। अब ये जो स्पीड है इसकी एक्यूरेसी यानी डेल्टा वी अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना है, 2% ही है। तो 45 × 2/100 कर लो, तो यहाँ पास ये क्या हो जाएगा, ये देखो 2 से कितनी बार 50 बार, और ये 5 से कितनी बार 9 बार, और ये रहा 10। दिस बिकम 0.9 मीटर पर सेकंड। कितना आ गया बेटा, 0.9 मीटर पर सेकंड। किसकी वैल्यू आ गई, आपका डेल्टा वी की वैल्यू आ गई। बोला है इफ कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। क्या आपको कैलकुलेट करना है, हमें डेल्टा एक्स कैलकुलेट करना है। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन पूछा है तो डेल्टा एक्स फाइंड आउट करना है। इसका मतलब यानी ये देखो यहाँ पर हम लोगों ने इक्वेशन लगानी है हाइजेनबर्ग की। तो दिस इज डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी था, तो डेल्टा पी की बात करेंगे तो डेल्टा पी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वी इंटू एम इज इक्वल टू h/4 पाई का, है ना। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन डेल्टा एक्स निकालना है। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू h/4 पाई इंटू डेल्टा वी मल्टीप्लाइड बाई व्हाट, m। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, वैल्यूज को पुट कर देना। और वैल्यूज तुम्हें सारे वैल्यूज पता है कि कौन सी वैल्यू कहाँ पे पुट होनी है। तो ये देखो यहाँ पास हम लोग क्या करेंगे, दिस इज डेल्टा एक्स इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी है 6.63 × 10⁻34 अपॉन यहाँ पास 4 पाई कितना है बेटा 3.14 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा वी कितना है। अगर डेल्टा वी की बात करोगे तो डेल्टा वी की वैल्यू हाँ कितना निकाले थे, 0.9 निकाले थे। और यहाँ पास मास ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, दिस इज व्हाट 45 × 10⁻³ ठीक है। अब इसको तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो सॉल्व करने पर जो चेंज इन पोजीशन आएगा वो आएगा 1.46। डेल्टा एक्स की वैल्यू आएगी आपकी 1.46 × 10⁻33। क्या चीज 1.4 × 10⁻33 क्या चीज बेटा, मीटर। तो अब देखो तुम यहाँ पर चेंज इन पोजीशन जो है वो बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल वैल्यू है। ठीक है ना, वो नेग्लिजिबल वैल्यू एक्चुअली इसीलिए आई है बेटा क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया था वो किसके टर्म में दिया था, आपका मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के टर्म में दिया था। और मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लागू नहीं होती है। ठीक है ना, तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। ठीक है ना, इस तरह के क्वेश्चन आपके IIT JEE और नीट में बहुत ढेर सारे आते हैं। ठीक है ना, तो आओ हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से जुड़ा हुआ जुड़े हुए हाइपोथेसिस की बात करें तो आइए हम लोग टॉपिक देखते हैं, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी फॉर मेटल। वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी फॉर मेटल का मतलब कि अगर कोई एक पार्टिकल है तो उसके पास ड्यूअल बिहेवियर होता है। एक होता है आपका पार्टिकल नेचर और एक आपका क्या होता है, आपका वेव नेचर। ठीक है ना, तो इसके बारे में जो जस्टिफिकेशन दिया है वो किसने दिया, आपका डी ब्राउगली ने दिया। तो डी ब्राउगली 1924 प्रपोज दैट मैटर लाइक रेडिएशन शुड आल्सो एग्जिबिट ड्यूअल बिहेवियर। मैटर रेडिएशन लाइक जो मैटर होते हैं उनके पास भी क्या होता है, ड्यूअल बिहेवियर होता है। दिस मींस दैट जस्ट फोटोन हैज मोमेंटम एज वेल एज वेवलेंथ। मोमेंटम किसको रिप्रेजेंट करता है, पार्टिकल नेचर को, और वेवलेंथ किसको रिप्रेजेंट करता है, आपका वेव नेचर को। तो जिस तरह से फोटोन के पास मोमेंटम और वेवलेंथ दोनों होता है, यानी पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों होता है, इलेक्ट्रॉन शुड आल्सो हैव मोमेंटम एज वेल एज वेवलेंथ। इलेक्ट्रॉन के पास भी क्या होगा, आपका वेवलेंथ और मोमेंटम दोनों होगा। ठीक है, द वेवलेंथ इसके लिए एक इक्वेशन दी, दिस इज लैम्डा इक्वल्स टू h/mv। ठीक है, या कह सकते हो लैम्डा इक्वल्स टू h/p। ठीक है ना, ये क्या थी, डी ब्राउगली की इक्वेशन थी इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है ना, और उसकी वेवलेंथ को कैलकुलेट करने के लिए। फिर उसके बाद द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट आर सो शॉर्ट। जो ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, उनके वेवलेंथ क्या होते हैं, बहुत शॉर्ट होते हैं। ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट ये नॉर्मल ऑब्जेक्ट जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट हम लोग यूज कर रहे हैं इनकी बात करते हैं। ठीक है ना, ये सब आपके ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट होते हैं। तो इन ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट की जो वेवलेंथ होते हैं वो बहुत शॉर्ट होती है। ठीक है ना, बिकॉज ऑफ देयर लार्ज मास, क्योंकि इनका मास क्या होता है, ज्यादा होता है बेटा। देयर वेव प्रॉपर्टी कांट बी डिटेक्टेड, इस वजह से इन सब की वेव प्रॉपर्टी हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। तो द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन एंड अदर सबएटॉमिक पार्टिकल्स कैन हाउएवर बी डिटेक्टेड एक्सपेरिमेंटली। ठीक है ना, और जो वेवलेंथ आपका इलेक्ट्रॉन से जुड़ा हुआ है और जो सबएटॉमिक पार्टिकल से जुड़ा हुआ है, जो आपके माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट हैं, उनको हम लोग आपका एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पास कुछ टर्म्स।
ठीक है, और कुछ न्यूमेरिकल डी ब्रॉगली से आपका जुड़ा हुआ। तो आइए हमारे सामने जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है डी ब्रॉगली से जुड़ा हुआ, वो आपके सामने ये रहा। तो बेटा ये पहला न्यूमेरिकल आपका डी ब्रॉगली के हाइपोथेसिस से जुड़ा हुआ। तो क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ ए बॉल ऑफ मास 0.1 kg मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। वेवलेंथ फाइंड आउट करना है, जिसका मास कितना दिया बेटा 0.1 kg दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर जो वेलोसिटी दी हुई है वो कितनी दी हुई है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, क्या दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा है अभी h/p का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। इनका जो इक्वेशन था सिंस h/, क्या चीज ये आपका लैम्डा इक्वल्स टू h/mv, यही तो है। वैल्यूज रख दो, सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। दिस इज 6.63 × 10⁻⁻34 जूल सेकंड अपॉन मास कितना होता है, मास कितना दिया हुआ 0.1 kg और मल्टीप्लाइड बाय किससे करना है हमें, वेलोसिटी से। वेलोसिटी कितना दिया हुआ है आपका 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ। आप इसको सॉल्व कर लो, आपको वेवलेंथ की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो इसको सॉल्व करने पर जो वैल्यू आएगी बेटा वो आएगी 6.626 × 10⁻34 6.626 × 10⁻34 क्या चीज, मीटर। वेवलेंथ निकालना था तो जाहिर सी बात है यूनिट क्या होगी इसकी, मीटर होगी, ठीक है। तो ये था आपका न्यूमेरिकल, पहला न्यूमेरिकल डी ब्रॉगली से जुड़ा हुआ। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल आते हैं बेटा, ठीक है। तो आप हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसी से जुड़ा हुआ, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, केवल फॉर्मूले में हमने वैल्यूज को पुट किया और वैल्यूज को पुट करके हमने क्या कर लिया, आंसर निकाल लिया। क्वेश्चन बोला है द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 × 10⁻31 kg। क्वेश्चन क्या बोला है, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 × 10⁻31 kg, ठीक। फिर बोला है कि इफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 3.0 × 10⁻35, इफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 3.0 × 10⁻35, 3.0 × 10⁻25 जूल। कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ, क्या बोला है बेटा, कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ। देखो क्वेश्चन में तुम्हें थोड़ा सा नयापन दिख रहा है अभी। यहाँ पर भी वेवलेंथ ही फाइंड आउट करना है, मास दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ, मास दिया हुआ है, वेवलेंथ फाइंड आउट करना है। तो हमें वेलोसिटी की वैल्यू बेटा नहीं पता है ना, तो उसके लिए हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू दी हुई है, देखो ध्यान से। तो यहाँ पास ये देखो, अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाए, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू होता है हाफ mv²। यहाँ से हम लोग वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वेलोसिटी को फाइंड आउट करोगे तो दिस इज 2 × ke, सही है ना, 2 × ke अपॉन क्या m, v² क्या चला जाएगा आपका रूट में। तो 2 × रूट के अंदर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितना दिया हुआ है 3.0 × 10⁻25 अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 9.1 × 10⁻31 kg। इसको बेटा सॉल्व करोगे तो रूट तुम्हें फाइंड आउट करना पड़ेगा, और इसको जब सॉल्व करोगे तो जो रूट की वैल्यू आएगी, जो रूट की वैल्यू आएगी जब इसको सॉल्व करोगे, दिस इज 812 मीटर पर सेकंड। कितना आ जाएगा बेटा 812 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी सॉल्व करने पर ये कितना आ जाएगा 812 मीटर पर सेकंड। तो हम लोगों ने पहले क्या फाइंड आउट कर लिया, वेलोसिटी, क्योंकि हमें क्या निकालना था, वेवलेंथ। डी ब्रॉगली के हाइपोथेसिस का फार्मूला लगा के h/mv। देखो यहाँ पास h की वैल्यू 6.63 × 10⁻34 अपॉन मास कितना दिया बेटा 9.1 × 10⁻31 kg मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी कितना है आपका 812, ठीक है। सॉल्व कर लो, सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वही आपका क्या होगा, वेवलेंथ की वैल्यू होगी, जो कि सॉल्व करने पर आपका आंसर आएगा 8967, क्या आएगा 8967 × 10⁻10 क्या चीज, मीटर। इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर लो मीटर को, तो दिस इज 8967 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। दिस इज द वेवलेंथ वैल्यू। तो तुमने क्या किया बेटा, फाइंड आउट कर लिया क्या चीज, वेवलेंथ की वैल्यू, ठीक है ना। आओ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा, डी ब्रॉगली के वेवलेंथ, डी ब्रॉगली के हाइपोथेसिस से जुड़ा हुआ। तो आओ देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका, बोला है कैलकुलेट द मास ऑफ फोटॉन विद वेवलेंथ 3.6 एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेट द मास ऑफ, कैलकुलेट द
mass of electron, mass of photon with wavelength, mass of photon with wavelength wavelength की वैल्यू दी हुई है बेटा कितना 3.6 एंगस्ट्रॉम 3.6 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, मास ऑफ फोटोन बेटा हमें कैलकुलेट करना। ठीक है, तो आओ सिंपल सा हमारा क्वेश्चन है और सिंपल सा क्वेश्चन है तो सिंपल से लैंग्वेज में सॉल्व भी कर लेते हैं। तो लैम्डा की वैल्यू कितना दिया 3.6 एंगस्ट्रॉम। अब एंगस्ट्रॉम को अगर आप मीटर में कन्वर्ट कर लो तो दिस इक्वल 3.6 × 10⁻⁻10 मीटर। बोलो सही। अब देखो यहाँ पर बेटा ध्यान से मास ऑफ फोटोन निकालना था तो लैम्डा इक्वल टू क्या होता है h/mv। ठीक, तो यहाँ से अगर तुम फोटोन की जो वेलोसिटी होती है वो आपकी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है, दैट इज 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, यहाँ पर अगर तुम मास की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो मास इक्वल टू हो जाएगा h/λ × v। h की वैल्यू रखो 6.63 × 10⁻34 अपॉन लैम्डा की वैल्यू कितना दिया हुआ 3.6 × 10⁻10 मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी कितना है बेटा, वेलोसिटी आपकी हो जाएगी 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है ना, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ फोटोन स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा दैट इज 6.135 × 10⁻29 6.135 × 10⁻29 kg। ठीक है, दिस इज द आंसर। ठीक है, तो ये बेटा सारे एनसीईआरटी के ही न्यूमेरिकल है। देखो डी प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ कितने आसान आसान तुमको न्यूमेरिकल दिख रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ, मिटा रहे हैं इसको, अब थोड़ा सा मौसम नम हो गया जिसकी वजह से मार्कर चिपक जा रहा है, इंक एडहेसिव फोर्स लग रहा है। चलो देखते हैं क्वेश्चन है बेटा कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ, कैलकुलेट द wavelength of electron moving with a velocity of 2.0 moving with a velocity of 2.0 into 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड। सॉल्व कर लो बेटा, लैम्डा की वैल्यू निकाल ली, वही सिंपल h/mv। ठीक है, h/ ये देखो मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, दैट इज 9.1 × 10⁻34। h की वैल्यू रख दो कितनी होती है 6.63 × 10⁻34 अपॉन वेलोसिटी कितना दिया हुआ, वेलोसिटी दिया हुआ है तुम्हारा 2.0 × 10⁻7 मीटर पर सेकंड। सॉल्व कर लो, सॉल्व करने के बाद आंसर निकाल लो। ठीक है, बहुत आसान आसान तुमको न्यूमेरिकल मिलेंगे। ठीक है ना, तो इसको जब सॉल्व करोगे तुम्हारा तो सॉल्व करने पर आएगा 3.54 × 10⁻18 कितना बेटा, नहीं एक बार सॉल्व कर लेते, सॉल्व करके हम लोग देखते हैं कितना आ रहा है। सॉल्व करने पर बेटा जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 3.54 × 10⁻11 मीटर। ठीक है, ये क्या आ गया आपका वेवलेंथ की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो देखो बेटा बहुत शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन के साथ साथ यहाँ पास बहुत शॉर्ट क्वेश्चन के साथ यहाँ पास क्या दिया हुआ है, आपके क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपका जो एनसीईआरटी का है वो आपका रिपीटेड न्यूमेरिकल है। ठीक है, वही जिसमें काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू दी थी वो वाला न्यूमेरिकल। तो चलो छोड़ो, ठीक है, हम उसको करवा चुके हैं अभी दूसरे तीसरे न्यूमेरिकल के में। आओ अब हम लोग देखते हैं स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स, जिसमें स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, जीमन इफेक्ट के बारे में और स्टार्क इफेक्ट के बारे में। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। तो बेटा देखो स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज अनलाइक ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, जिस तरह से आपको हाइड्रोजन के ऑर्बिटल होते हैं जिसके पास इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1, या आपके हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन कितना बचे 1। जैसे मान लो बेटा हीलियम है, हीलियम के पास आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो He+, यानी कितने इलेक्ट्रॉन बच गए इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब ये बन गया हीलियम हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। ठीक है, whose energy depend only on the quantum number n, क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है n पर।
है, ठीक है। अभी हम लोग क्वांटम नंबर के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस करना है। द एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल इन मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज डिपेंड्स ऑन क्वांटम नंबर, ठीक है। ये आपका क्या था, ड्रॉबैक था। ये क्या था आपका, ये ड्रॉबैक था किसका, बोर का। ये ड्रॉबैक था किसका बेटा, बोर का। तो बोर में आपका हाइड्रोजन एटम को लेकर ही तो आपको बताया था, क्या चीज़ बताया था, आपका अपना एटॉमिक मॉडल। जब उनसे पूछा गया कि व्हाट अबाउट द मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, तो उसके बारे में वो कुछ नहीं कह पाते, याद है। तो यानी बाद में ये स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के बारे में ये देखा गया कि जिस तरह से हाइड्रोजन की एनर्जी आपका क्वांटम नंबर पर डिपेंड करती है, उसी तरह से आपका मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज यानी मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स हैं, उनकी भी आपकी एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, आपका एन और एल की वैल्यू पर डिपेंड करती है, ठीक है ना। जिसके बाद आपका जीमन इफेक्ट है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। जीमन इफेक्ट क्या था, नेम्ड आफ्टर फिजिसिस्ट पीटर जीमन, इज द इफेक्ट ऑफ स्प्लिटिंग स्पेक्ट्रल लाइंस इनटू सेवरल कंपोनेंट्स इन द प्रेजेंस ऑफ स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यानी अगर हम लोग स्पेक्ट्रल लाइंस को, ये ऊपर में मिटा रहा हूँ, अगर हम लोग स्पेक्ट्रल लाइंस को अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में ले आते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में अगर स्पेक्ट्रल लाइंस को ले आ रहे थे, तो ये बेटा स्प्लिट होना शुरू हो जा रहा था। यानी इसके बारे में भी आपका डीप बोर ने नहीं बताया था। तो ये लेटर सपोज स्पेक्ट्रल लाइन थी और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इसको जब ले गए, तो यही जो लाइन थी ये 2 से 3 पार्ट में टूट गई, ठीक है। कोई 2 में टूटी, कोई किस में स्प्लिट हो गई, आपकी 3 में स्प्लिट हो गई। तो इसको आपका क्या कहा गया, जीमन इफेक्ट कहा गया, नेम्ड आफ्टर फिजिसिस्ट पीटर जीमन, इज द इफेक्ट ऑफ स्प्लिटिंग अ स्पेक्ट्रल लाइंस into several components in the presence of static magnetic field, यानी स्पेक्ट्रल। तो बेटा देखो यहाँ पर जब इसको स्पेक्ट्रल लाइंस आपका 2 या 3 पार्ट में टूटा, तो जब जहाँ पर ये स्पेक्ट्रल लाइंस 2 में टूटा इसको हम लोग डबलेट बोले, जहाँ पर 3 में टूटा इसको हम लोग क्या बोले, ट्रिपलेट, ठीक है ना। तो इसके बारे में भी आपको बोर ने नहीं बताया था, बोर का ड्रॉबैक बन गया था। स्टार्क इफेक्ट क्या था, स्टार्क इफेक्ट इज द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इनटू सेवरल कंपोनेंट्स इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, यानी जीमन ने मैग्नेटिक इफेक्ट के प्रेजेंस में ले गए थे उन स्पेक्ट्रल लाइंस को, तब स्प्लिट हुआ था। और स्टार्क साइंटिस्ट जो थे उन्होंने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड को हटाकर किसको जोड़ दिया, आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड को जोड़ दिया। तब उन्होंने देखा कि वहां पर भी जो स्पेक्ट्रल लाइंस थे ये 2 से 3 पार्ट में आपके स्प्लिट हो गए, ठीक है ना। तो बेटा ये था आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको जो हमें टॉपिक पढ़ाना है वो है क्वांटम एटॉमिक मॉडल, और वो आपका लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का, ठीक है। तो आप इतना देखिए और वीडियो को एंजॉय करिए और अच्छे से आप न्यूमेरिकल्स वगैरह देखिएगा जो मैंने कराया है, ठीक है। और अच्छे से नोट्स बना के जहाँ पास डाउट्स होता है वहाँ पास मेरे को अपने पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर आप मेरे से डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट आपके टॉपिक में हम लोग क्वांटम एटॉमिक मॉडल के साथ हाजिर होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।